वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम सब यूनिट डायमेंशन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो अभी बन नहीं पा रहा है, मेरे पास उतना बढ़िया कैमरा मोबाइल है नहीं, ये सब चीज़ तो जैसे तैसे करके कुछ जुगाड़ उगाड़ लगा के बना रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये हम बात कर चुके हैं कि आप कैसे भी किसी भी फिजिकल रिलेशन का डायमेंशनल करेक्टनेस चेक करेंगे। कल बता भी चुके थे। एलएचएस का और आरएचएस का आपको डायमेंशन निकालना है और दोनों का डायमेंशन निकाल लिए। अगर दोनों बराबर आता है तो इसका मतलब कि फिजिकल रिलेशन क्या है, सही है। थोड़ा सा इसको ब्रीफ करते चलते हैं। इसमें दो बात बताए थे कि अगर चेक आप करेंगे तो यही पॉसिबिलिटी है कि या तो फिजिकल रिलेशन आपका करेक्ट आएगा या तो इनकरेक्ट आएगा डायमेंशनली। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट आता है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायमेंशनली करेक्ट होने के बाद भी वो रिलेशन गलत हो सकता है, इनकरेक्ट हो सकता है और करेक्ट भी हो सकता है। लेकिन फायदा है डायमेंशनली इनकरेक्ट होने में कि अगर इनकरेक्ट हो गया तो कंफर्म है कि वो फिजिकल रिलेशन इनकरेक्ट ही है, वो सही नहीं है। ठीक है, चलो। दूसरा था डेरिवेशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ देखिए ध्यान से, फिजिकल रिलेशनशिप को अगर आप डेराइव करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को, यहाँ पे काम आता। हम कल कुछ डेरिवेशन आपको करके दिखाए थे। E इक्वल टू 2π√L/g इसका, और एक और भी था F इक्वल टू एम में। बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बाकी सब जब सवाल बनाएंगे तब वहां क्लैरिटी मिलेगी। अभी हम कितना भी इस पे बताते चले आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड यूज जो है वो ये है कि हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। ठीक है, आप जानते होंगे, पहले भी बता चुके हैं, काफी सिस्टम है। MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है और FPS सिस्टम है। कुछ और भी सिस्टम होगा जो आपको सवाल में बोलेगा कि आप कंसीडर करो कि ऐसा एक सिस्टम है, भले वो आप किताब में पढ़े हो कि नहीं हो, है ना। तो उसमें भी आपको कन्वर्ट आना चाहिए। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हम आपको बता चुके हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के क्या तरीके हैं, उसको हम N इंटू यू के फॉर्म में लिखते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, चाहे आप किसी भी यूनिट में, किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करो, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे अगर कभी आपको 1 किलोमीटर लिखा हुआ मिले तो 1 किलोमीटर का बराबर अगर आप लिखोगे 1000 मीटर, तो ये चाहे आप 1 किलोमीटर लिखे हो, 1 किलोमीटर क्या है, 1 क्या है, पहले सिस्टम में नंबर है, किलोमीटर क्या है, पहले सिस्टम में यूनिट है, तो इसको N1 U1 लिखा जा सकता है। 100 मीटर को, ये जो 1000 मीटर इधर दिख रहा है, इसको 1000 मीटर को देखिए ध्यान से। 1000 क्या है, एक नंबर है दूसरे यूनिट के लिए। और जो यहाँ मीटर दिख रहा है आपको, ये मीटर दूसरे यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से N1 U1 इक्वल टू N2 U2 यही हो जाएगा। इसको और भी आप समझ सकते हैं, जैसे आप 1 मीटर एक यूनिट हुआ। ठीक है, इसमें N क्या है, 1 को हम बोल सकते हैं N1, पहले सिस्टम में नंबर है। मीटर क्या है, दूसरे पहले सिस्टम में यूनिट है, तो N1 U1। इसको अगर आप कन्वर्ट करके लिख दो, कितना, 100 सेंटीमीटर। तो देखो ये दूसरे सिस्टम में जिसमें सेंटीमीटर चलता है, उसमें ये क्या है, 100 क्या है, नंबर है, इसको हम बोल सकते हैं N2। और ये दूसरे सिस्टम में यूनिट है, तो इसको हम बोल सकते हैं U2। तो इस तरह से ये हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे जितना भी यूनिट में आप कन्वर्ट करते चलिए, जितने भी दूसरे सिस्टम में आप ट्रांसफर करते चलिए, नंबर और यूनिट का जो मल्टीपल होगा, ये हमेशा, नंबर और यूनिट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हमेशा बराबर होगा। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब बात रहा कि इसका इस्तेमाल करेंगे कैसे हम यूनिट कन्वर्ट करते समय। ठीक है, तो इस पे ध्यान दे दीजिए। अगर हम N2 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां आप इसको देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहां से N2 की वैल्यू निकालेंगे तो मैथ्स है, इसमें तो कुछ है नहीं, कितना लिख सकते हैं हम, N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, यहां जो आप दिख रहा है M1 M2 L1 L2 T1 T2। अब बात रहा कि जब आप दूसरे, यहां जो आप U1 U2 देख रहे हैं, ये क्या है, पहले सिस्टम में यूनिट और दूसरे सिस्टम में यूनिट। तो यूनिट अगर मान लो आप लिख रहे हैं फोर्स का, इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं आप अगर फोर्स का यूनिट लिख रहे हैं, न्यूटन मत बोलना, ठीक है, तो क्या होगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, मास इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है और टाइम इन्वॉल्व है।
इसी तरह से फोर्स का एक यूनिट जब आप दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, आप सब जानते होंगे डाइन, तो उसमें डाइन में क्या आता है, डाइन में आएगा केजी के जगह ग्राम, मीटर के जगह सेंटीमीटर, और सेकंड के जगह सेकंड, तो उसमें इस तरह से लिखते हैं। अभी हम आपको कन्वर्ट करके बताएंगे भी। तो यही चीज है, U1 बाई U2 आप चाहो तो यूनिट डिवाइड कर सकते हो, केजी बाई ग्राम, मीटर बाई सेंटीमीटर, सेकंड बाई सेकंड। मतलब ये है कि यहां जब U1 बाई U2 दिख रहा है तो इससे परेशान मत होइए, आप यूनिट को भी डिवाइड कर सकते हैं। U1 बाई U2 का मतलब 2 यूनिट को डिवाइड भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप यूनिट की जगह डायमेंशन भी डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें फोर्स की, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। ये पहला देख लीजिए, अगर हम बात करें फोर्स की, तो इसका एसआई सिस्टम में, या एमकेएस बोल लेना, हम अभी एसआई लिख लेते हैं। इसका एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो है न्यूटन। न्यूटन को हम क्या बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को जब मान लो हम कन्वर्ट कर देंगे सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस में एसआई में क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में इसको एसआई में इसको हम सब बोलते हैं न्यूटन, और सीजीएस में हम सब बोलते हैं इसको डाइन। दोनों फोर्स का यूनिट है। एसआई सिस्टम में क्या हो गया, न्यूटन, और सीजीएस में डाइन। अब अगर आपको कभी ऐसा सवाल आया भी होगा कि बताओ कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा, 1 न्यूटन के बराबर कितना डाइन। अभी कैसे पता किया जाए, तो यहां भी वही है, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज है कि आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जब मूव करेंगे तब भी आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो न्यूटन से किस में जाना है, डाइन में, मतलब एसआई सिस्टम से सीजीएस में मूव करना है। कैसे किया जाए, देखिए फॉर्मूला वही वाला है, N1U1 इक्वल टू N2U2। दूसरे सिस्टम में कितना नंबर पूछा जा रहा है, तो जब N2 निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, N1U1 बाई U2। और इसको क्या लिखा हुआ था, ध्यान से देखिएगा, N1 M1 बाय M2 पावर A, L1 बाय L2 पावर B, T1 बाई T2 पावर C। डायमेंशन से भी कर सकते हैं, यूनिट से भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे N1 में आपको क्या दिख रहा है, 1, मतलब 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है। और जब आप न्यूटन में लिखेंगे तो न्यूटन में क्या आता है, यहां देखिए ध्यान से, केजी, और यहां क्या आता है दूसरे में ग्राम। 1 केजी 1 ग्राम, पावर कितना, डायमेंशन आप इसका जानते हैं, यहां भी पावर केजी का 1 है, ग्राम का भी पावर कितना है, 1 है। चलिए मीटर, यहां सेंटीमीटर, 1 मीटर या मीटर लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। पावर कितना, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है। अच्छा, दोनों सिस्टम में सेकेंड ही है, और इसका पावर -2। अब इसमें लाके रखिए, सोल्व करने वाली बात है बस। केजी, अब दोनों को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, केजी को कितना लिखते हैं, 1000 ग्राम, और नीचे भी क्या है, ग्राम, पावर 1 है तो 1 रह जाएगा। मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, पावर 1 है। सेकेंड जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आप इसको कट करोगे, देखो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, यहां क्या बचा 1000, यहां क्या बचा 100, और यहां सेकेंड सेकेंड कट गया तो 1 हो गया, और 1 क्या कुछ भी पावर रहे 1 ही होगा। तो कितना निकल के आया, 10 टू द पावर 5। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करके क्या बता सकते हैं कि 1 न्यूटन को, यहां नंबर देखिए N2, डाइन में है ना, कितना डाइन हुआ, 10 टू द पावर 5 डाइन।
यही है ना। देखिए ध्यान से, कंफ्यूजन में नहीं आना। ये 1 क्या है, N1, ये न्यूटन क्या है, U1, ये जो नंबर निकाले ये क्या निकला, N2, और डाइन क्या है, U2। कंफ्यूजन में नहीं जाना, ठीक है। यहां दिख ले आपको N1 U1 है, N2 पूछ रहा है, N2 कितना निकल के आ गया, देखिए 10 to the power 5। अगर इतना ताम झाम नहीं करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, आप सिंपल लिखिए 1 न्यूटन लिख दिए। आप जानते हैं कि एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है वो न्यूटन है, ठीक है, जिसको हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। अगर सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में डाइन होता है। डाइन का मतलब क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए न्यूटन, न्यूटन की जगह क्या लिखे, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिए। और आप डायरेक्ट कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहां से। देखिए केजी को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम, मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और सेकंड का स्क्वायर इसमें भी है, सेकंड का स्क्वायर इसमें भी है। अगर आप यहां से देखें तो 10 to the power 3 और 10 to the power 2, यानी 10 के ऊपर 5 जीरो, तो 10 to the power 5 क्या निकल के आया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइन भी बोलते हैं। तो सवाल बनाते समय उतना तामझाम में नहीं जाना है N1 में, बस वो समझ गए एक बार कि ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे एनर्जी का एसआई सिस्टम में, एसआई में यूनिट होता है जूल, और जूल का मतलब क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अगर हमको इसको कन्वर्ट करना हो सीजीएस में तो इसका यूनिट हो जाता है सीजीएस में अर्ग या अर्ज बोलते हैं, अर्ग, और इसका मतलब होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक तो हम आपको वो फॉर्मूला से बताते हैं। अब फिर से अगर आपको यहां ऐसा पूछ दिया जाए कि बताइए कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होगा, ये अगर आपको पूछ दिया। अब देखो ध्यान से, 1 यहां पे क्या है, N1, जे जूल यहां पे क्या है, U1, यहां जो नंबर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, N2, और ये जो यूनिट दिया हुआ है ये क्या है, U2। तो हमारा क्या मिसिंग है, हमारा N2 मिसिंग है यहाँ पे, है, अगर हमको ये निकालना है तो। अच्छा, निकालते हैं। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला वही था, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। हमको क्या चाहिए, N2 चाहिए। यहां पे क्या भरने के लिए चाहिए, N2 चाहिए। अगर आप N2 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, N1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई U2। यही करना है, बस काम हो गया आपका। N1 कितना है, 1 है, U1 जूल है, और जूल को हम क्या लिखे हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया N1, ये होगा U1, डिवाइडेड बाय क्या है, U2। U2 कितना है दूसरे सिस्टम में, अर्ग को क्या लिखे हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हमको सोल्व कर लेना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे, 1 को तो छोड़ दीजिए, केजी को कितना लिखेंगे, 1000 ग्राम, नीचे क्या है, ग्राम, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर इसको ऐसे करते हैं, मीटर बाई सेंटीमीटर एक साथ रख लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, नीचे क्या है, सेंटीमीटर, और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर। इधर क्या है, ऊपर भी सेकंड नीचे भी सेकंड, दोनों का पावर -2 एक साथ लिख दिए। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आया, 1000, यहां क्या आएगा, 100 का पावर 2 है, 100 का स्क्वायर है, तो कितना आएगा, 4 जीरो, और यहां सेकंड बाय सेकंड तो कट के 1 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो क्या निकल के आया, ध्यान से देखिए, यहां 3 जीरो, यहां 4 जीरो, इसका मतलब आया कि N2 की वैल्यू कैलकुलेट होके 10 टू द पावर 7 निकल के आ गया। N2 का वैल्यू निकल के कितना आ गया, 10 टू द पावर 7।
अब यहां लाके रख देंगे n2 की जगह 10 to the power 7। तो क्या बन गया 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7। सिंपल है। तो इस तरह से आप दूसरे में, अच्छा इतना अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर इसका एक फंडा सिंपल सा ले लीजिए। आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया कि 1 जूल में कितना अर्ग होगा, आप ये बताइए, यही है ना। तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग। ठीक, अब देखिए ध्यान से, जूल का मतलब क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्ग का मतलब क्या है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। कैसे, देखिए जूल, 1 जूल की जगह क्या लिख लें, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लें। ग्राम में अगर हम कन्वर्ट करें, 1 को छोड़ देते हैं तो एक केजी को क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। मीटर स्क्वायर है, मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। सेकंड जैसे वैसे ही छोड़ देते क्योंकि उसमें भी पर सेकंड स्क्वायर है। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 1000 ग्राम यहां से निकल के आएगा 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। और ये देखिए अगर सोल्व कर दे तो यहाँ 4 जीरो, यहाँ 3 जीरो, तो 10 to the power 7 जीरो है ना, 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये कितना बन गया, 10 to the power 7, और ये देखिए क्या है, ये है इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग आएगा, 10 to the power 7 अर्ग आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये हो गया तीनों। डायमेंशन करेक्टनेस चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा फिजिकल रिलेशन डिराइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तीसरा एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आता है। छोटा छोटा वाला हम नहीं बताया, आप जानते होंगे छोटा छोटा, तो उसको हम छोड़ दिए। हम सीधा सीधा जो 2 इंपॉर्टेंट और भी है ना, आपको कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए आना ही चाहिए। ठीक है, और इसके लिए छोटे छोटे आपको आने चाहिए, जैसे ग्राम से केजी, केजी से ग्राम, सेंटीमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, है ना, ये सब चीज आपको आना चाहिए। सेकंड में कभी कभी मिनट हो गया, आवर हो गया, सेकंड हो गया, इन सबको आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। चलिए आगे। इसके बाद बार बार बोल भी रहे थे कि इसका कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक माने कुछ लिमिटेशन है, ये हर जगह ऐसा नहीं कि पूरा कभी भी इस्तेमाल करते चलेंगे। तो लिमिटेशन है इसके डायमेंशनल एनालिसिस का, है ना। क्या लिमिटेशन, सबसे पहला देखिए कि मैकेनिक्स आप जानते होंगे, आपके यूनिट डिवाइड है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इस तरह से आपके फिजिक्स में यूनिट डिवाइड है, आप जानते होंगे। तो जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है, जो फॉर्मूला हम सब निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटी का, अगर हम पिछले क्लास में इसके ऊपर बात कर चुके हैं, अगर वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर डिपेंड करता हो, है ना, मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता हो, तो हम उसको डेराइव नहीं कर सके। क्योंकि कल बताए थे कि 3 में ही 3 इक्वेशन बन रहे थे। अब 3 इक्वेशन सोल्व, अभी 10th में आप 2 सोल्व करके आए, अभी 3 कर रहे हो, अब इतना आएगी इक्वेशन आ जाएगा 4, 5, 6, तो आप कैसे सोल्व करोगे उसको। इसीलिए 3 से ज्यादा इसमें अगर क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो आप नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसके बाद ये जो मेथड है, इसको हम सिर्फ तभी इस्तेमाल करेंगे अगर ये मल्टीप्लीकेशन टाइप में हो, जैसे F = ma, है ना, F = ma हो गया, और भी छोटा छोटा, जैसे आपको कल बताए थे T = 2 पाई √L/g। अच्छा, इसे कंफ्यूज ना होगा कि सर ये तो मल्टीप्लीकेशन टाइप में नहीं है, ये भी मल्टीप्लीकेशन टाइप ही है। 2 पाई L का पावर हाफ और G का पावर -12, तो ये मल्टीप्लीकेशन टाइप में ही था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफी आपको ऐसे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई होके आ रहा है तो आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे ये मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, इन सब में क्या है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन टाइप में। और कल हम इसके बारे में और बात कर चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा टर्म इसमें है ना, इफ द फॉर्मूला कंटेनिंग मोर देन 1 टर्म, तो इसको आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक ही पार्ट आएगा, या तो आपका यूटी आ जाएगा या तो एटी, करो भी कांस्टेंट भी नहीं आता है, कल बात कर चुके हैं। T = 2 पाई √L/g में 2 पाई नहीं निकल के आया था, सिर्फ आया था k
रूट अंडर एल बाई जी, यही आया था ना। जैसे अगर हम लिखते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। जैसे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये आप ड्राइव नहीं कर सकते हैं। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर एडिशन है तो आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते। एक से ज्यादा टर्म देखिए इसमें, ये दो टर्म आ रहा है राइट साइड, नहीं हो पाएगा ड्राइव। तो ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है। तीसरा क्या है, इस मेथड से जो भी हम रिलेशन ड्राइव करते हैं वो डायमेंशनल, यही चीज है। यहाँ जो 2 पाई है ना, हम लोग को क्या आया था ड्राइव करके, टी इक्वल टू के रूट ओवर एल बाई जी, ये आया था, यही के रूट ओवर एल बाई जी। तो इसमें जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, और भी एक फॉर्मूला हम आपको ये मल्टीप्लिकेशन टाइप में समझा देते हैं। जैसे अगर आप फोर्स लिखते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या निकल के आता है, जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वहां आपका इस जी के बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्राइव करोगे तो वहां पे कितना आता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वहां आपको इस के का पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये सब बात है, ना तो आपको जी पता चलेगा ना तो के पता चलेगा। एक्चुअली में इसको और अगर करेक्ट करें तो बस इतना समझ लो कि इसमें कांस्टेंट का ही पता नहीं चलेगा, आइदर वो डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर डायमेंशन गिवन है फिजिकल क्वांटिटी का, यहां से ध्यान देखिएगा, ये लाइन, ये तो हो गया 1 2 3 हो गया इस वाले पे। इफ डायमेंशंस आर गिवन, अगर आपको डायमेंशन दिया हुआ है, फिजिकल क्वांटिटी may not be unique as many physical quantities have the same dimensions। इसे हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। देखिए, अगर आप वर्क के डायमेंशन की बात करें, इसकी वर्क की, तो जो वर्क का डायमेंशन है वो अकेला वर्क का ही नहीं है। जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, वही हीट का डायमेंशन होगा, वही टॉर्क का डायमेंशन होगा। तो ये सब का डायमेंशन, और इवन इतना ही नहीं, किसी भी तरह का एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वही होगा, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन वही होगा, इंटरनल एनर्जी का डायमेंशन यही होगा। मतलब ये है कि अगर डायमेंशन कभी गिवन है, ठीक है, इफ डायमेंशन आर गिवन, तो फिजिकल क्वांटिटी में नॉट बी यूनिक, को सिर्फ अकेला नहीं है कि वो डायमेंशन सिर्फ उसी का है, ठीक है। अगर आपको हम बोल दें ml2t-2, तो यहां जितना कुछ लिखे हैं ये सब के सब का डायमेंशन वही होगा, ml2t-2। तो डायमेंशन से खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ये वाला, कि इसमें आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर। हम आपको एक बार फिर से इसको रिवाइज करा देते हैं। जब हम फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करें, इसमें ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है जो अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करो तो हम उसको डिराइव कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी चेक्ड, ओके। दूसरा, इस मेथड का यूज करके हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन टाइप वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, जिस फॉर्मूला में एक्सपोनेंशियल होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल होगा, लोगरिथमिक फंक्शन होगा, इन सबको हम डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर इसी में हम बोल दें कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर एक से ज्यादा टर्म आ रहा है, ठीक है, एक से ज्यादा टर्म अगर आ रहा है तो उसको भी आप डिराइव नहीं कर सकते हैं। मतलब इसमें सिर्फ हम वही डिराइव कर सकते हैं जो मल्टीप्लिकेशन टाइप पे होगा, ठीक है। किस टाइप पे होगा, मल्टीप्लिकेशन टाइप पे। अगर एक से ज्यादा टर्म हुआ, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आ रहा, तो उसको हम डिराइव नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, जो हम इससे रिलेशन डिराइव करके निकालते हैं, उसमें हमको किसी भी तरह के कांस्टेंट के बारे में पता नहीं चलता है, आइदर वो डायमेंशनल कांस्टेंट है या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बारे में पता नहीं चलता। चौथा पॉइंट, अगर डायमेंशन गिवन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उससे ये मतलब नहीं बनता है कि वो किसी पार्टिकुलर क्वांटिटी का ही डायमेंशन है। मतलब किसी एक क्वांटिटी के लिए डायमेंशन यूनिक नहीं है, एक क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी के लिए भी डायमेंशन सेम हो सकता है, जैसे वर्क का, एनर्जी का और टॉर्क का, ये सब आप काफी आपको बताएंगे भी आगे। सबसे लास्ट पॉइंट, यहां पे ये पता नहीं चलता है कि वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। चलते हैं आगे। आप सब जानते होंगे बेटा प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स होता है जो आगे लगता है, सफिक्स होता है जो पीछे लगता है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। आपका जो CGPM है वो रिकमेंड करता है कि जो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स है वो तभी इस्तेमाल करें अगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो या मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो। अगर मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा हो जाए या मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, किसका, प्रीफिक्स का। और इसको हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे मोर कम्पैक्टली किसके पावर में, सर्टेन पावर ऑफ 10 के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे।
बड़ा है तो 10 का पावर पॉजिटिव लेंगे, अगर क्वांटिटी बहुत बड़ी है तो 10 का पावर पॉजिटिव लेंगे, और क्वांटिटी अगर बहुत छोटी है तो 10 का पावर नेगेटिव लेंगे। ठीक है, पहले पॉजिटिव पावर की बात कर लेते हैं। पहले अगर हम पॉजिटिव पावर की बात करें तो पावर 1 हो तो डेका, 2 हो तो हेक्टो, 3 हो तो किलो, 6 हो तो मेगा, 9 हो तो जिगा, 12 हो तो टेरा, 15 हो तो पेटा, और 10 टू द पावर 18 हो तो एक्सा। और इसका नोटेशन भी है, डेका का DA, हेक्टा का H, किलो का K, मेगा का M, कुछ लोग इसको मिलियन में समझते हैं, जिगा का G। आप लोग मेमोरी कार्ड इस्तेमाल करते हैं ना, जीगाबाइट बहुत बड़ी मेमोरी है पहले बाइट होता है, हाइट से बड़ा, किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर जीगाबाइट, फिर टेराबाइट, जो मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो जानते होंगे सब। टेराबाइट, और टेराबाइट से ऊपर क्या, टेरा से ऊपर क्या हो जाएगा, पेटा और एक्सा, इसका सिंबल हो गया। ठीक है, इधर वाला इस्तेमाल खास करके 12th क्लास में बहुत होता है, क्योंकि वहां जैसे चार्ज पढ़ेंगे तो चार्ज के बारे में पता चलेगा कि जो चार्ज आप 1 कूलम बोल रहे हो वो बहुत बड़ा चार्ज है, उतना चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी बॉडी पे, या उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में बहुत टाइम लग जाता है। तो वहां हम सब छोटे छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं। करंट में भी है, करंट अगर छोटा छोटा हो जाए तो छोटा करंट के लिए हम सब इस्तेमाल करते हैं मिली करंट, है ना, इस तरीके से। फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे, वहां एक यूनिट आता है फैराड। आप अगर अपना फैन देखेंगे घर के अंदर तो उसके ऊपर म्यू एफ लिखा हुआ मिलेगा, या पीएफ लिखा हुआ मिलेगा। पीएफ का मतलब क्या होता है, पिको फैराड। फैराड तो उसका यूनिट होता है उसके कैपेसिटी की, कैपेसिटेंस की, लेकिन जो पिको लगा हुआ क्या है, प्रीफिक्स है। हाँ, तो इधर देख लीजिएगा, अगर -1 है तो डेसी, ये काफी बच्चे जानते होंगे, है ना, डेसीमीटर। -2 है तो सेंटी, 3 है तो मिली, -6 है माइक्रो, -9 है नैनो, -12 है पिको, -15 है फेम्टो, और -18 है तो एटो। नोटेशन डेसी का D, सेंटीमीटर का C, आप लोग सेंटीमीटर में CM लिखता है ना, तो C फॉर सेंटी, M फॉर मीटर। आप लोग मिलीमीटर लिखते हैं, क्या लिखते हो, MM, M फॉर मिली और दूसरा M फॉर मीटर। उसके बाद है माइक्रो, माइक्रो को म्यू से लिख देते हैं, नैनो को N से लिखते हैं, पिको को P से, फेम्टो को F से। इसका इस्तेमाल आपका होता है न्यूक्लियस के रेडियस पता, एटम के रेडियस पता करने में इसका इस्तेमाल होता है। एटम का रेडियस पता करना, आप जानते हो एटॉमिक रेडियस कितना है, 10⁻15 के ऑर्डर, वहां पे शायद फर्मी या फेम्टो बोलते हैं। और 10⁻18 हो, 10⁻18 हो तो एटा। इसमें आप एज कोशिश कीजिएगा याद करने की, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, याद कर लीजिएगा, नहीं भी कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली आपका काफी इस्तेमाल होगा इसका। चलिए आगे, यहां पे क्या है, यूनिट है कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है, जो आपको याद रखना नहीं, हम कोशिश करेंगे जिसका यहाँ पे समझा पाए तो समझा देंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए, और बार बार हम बोलते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट या डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। जितना ज्यादा आप फॉर्मूला याद रखेंगे उतना बढ़िया आप बता सकते हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी बात करते हैं। हम एक पेज ले लेते हैं यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसी में हम इस पे जाने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, देखिए, जब भी कभी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो सर्कुलर पाथ के सेंटर के ऊपर उसका फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन कुछ एंगल बनाता, मतलब जहां से जर्नी स्टार्ट करा, मान लो ए से बी तक गया, तो ए और बी, ये जो आर्क है, ये इसके सेंटर पे, सर्कुलर पाथ के सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। इसको हम सब बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, एंगुलर, कभी कभी डिस्टेंस भी बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसके बाद आप मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा कि जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। और इसी तरह से जब एक्सेलरेशन निकालेंगे, अल्फा डिनोट करते हैं इसको, अल्फा से एक्सेलरेशन जब निकालेंगे तब क्या लिख देंगे, वेलोसिटी बाय टाइम। और यहां से वेलोसिटी लेके आ जाए तो थीटा बाय टी, और एक और नीचे है टी, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, थीटा बाय टी स्क्वायर। और यहां से यूनिट निकाल सकते हैं, कैसे, आपको बताएं, थीटा क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रेडियन। और टाइम के लिए क्या लिखेंगे, सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया, ये यूनिट हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का।
ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी वही है फॉर्मूला, अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका अभी के लिए हम आपको फॉर्मूला बता देते हैं। और क्या है, सिंपल, अगर कोई, अभी हम पॉइंट मास के टर्म में समझा देते हैं। अगर कोई मास है, ये एक्सिस से अगर आर दूरी पे ऐसे मान लो धागा बांध लिया और ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट हो रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखते हैं वो मास इंटू परपेंडिकुलर जो भी यहाँ का डिस्टेंस है इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। मीटर है, मीटर का क्या लिख देंगे, केजी, और रेडियस है तो इसका क्या लिख देंगे, मीटर। तो केजी मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया केजी मीटर स्क्वायर। उसके बाद है, अभी हम कुछ इसका आपको डायरेक्ट याद रखना है, सेल्फ इंडक्टेंस का हेनरी। क्या होता है हेनरी, हम आगे आपको डिटेल में इसका जब डायमेंशन बताएंगे वहां पे यूनिट भी क्लियर कर देंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर, याद रखिएगा। पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर, एम मतलब एम्पियर मीटर। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का यूनिट भी दूसरे यूनिट में होगा कुछ, विस्कोसिटी का पाई, इसको याद रखना है, ठीक है। रेसिस्टेंस का आप सब 10th में पढ़ के आए हैं, ओम होता है। स्पेसिफिक हीट जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस कैसे समझे। कोई बॉडी है, बॉडी का कुछ मास होगा, बॉडी का कुछ हमको टेम्परेचर राइज कराना है, ठीक है, कुछ टेम्परेचर राइज कराना है, मतलब चेंज करना है, चेंज बोल सकते हैं या राइज ही बोल देते हैं, राइज कराना है, ठीक है, बढ़ाना, इंक्रीज कराना है। इसके लिए हमको कुछ ना कुछ इस बॉडी को हीट देना पड़ेगा। हीट को हम यहां क्यू से लिख देते हैं, ठीक है, हीट देना पड़ेगा, ठीक है। 10 रुपया में 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में 2 चॉकलेट। चलिए, तो उस तरह से यहां क्या लिखेंगे हम, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय, यहां यूनिट मास इस्तेमाल करेंगे तो ये भी चल जाएगा नीचे, और यूनिट टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर भी नीचे। यही आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक हीट, ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम और डेल्टा टी। अब अगर ये आप समझ गए तो आप लिख सकते हैं इसका यूनिट क्या लिखोगे, ऊपर हीट है तो क्या लिखेंगे इसका, जूल। नीचे मास है, क्या लिखेंगे, केजी। और टेम्परेचर यहां होता तो है टेम्परेचर का केल्विन में, लेकिन यहां हम बोले हैं 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना। ये क्या है, 1 केजी का मास है, ये एम केजी वाला है, ये 1 केजी का मास है, ये डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस है। तो अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहां हम लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्या निकल के आ गया, जूल पर केजी और पर डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए इसका मतलब बी का, इसके बारे में बात कर भी चुके हैं, बी का। अब एक फॉर्मूला आप सब पढ़े होंगे, F इक्वल टू क्यू बी बी, इससे निकाल सकते हैं। बी का क्या लिखेंगे, F डिवाइडेड बाय क्यू बी। अब इसका यूनिट से आप लिख सकते हैं, अगर आप फोर्स का लिख दें न्यूटन, और चार्ज का हम सब कैसे लिखेंगे, देखिए I इक्वल टू क्यू बाई टी, 10वां में पढ़े होंगे करंट में, Q इक्वल टू आई टी, इसका कितना हो जाएगा, एम्पियर, और टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इसका हो गया। यहां लिख देते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। कंफ्यूजन में नहीं रहना बेटा। F क्या है, F है फोर्स, Q क्या है, Q है चार्ज, B क्या है, B है वेलोसिटी, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको ध्यान से देखिए तो क्या है, सेकेंड सेकेंड कट गया, कितना निकल गया, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ये हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ये पारसेक में है, लाइट ईयर मत बोलना, पारसेक, 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 इसको आप एग्जैक्टली याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे आते हैं सेकेंड पार्ट पे, फ्रीक्वेंसी, हर्ज याद कर लीजिएगा, हर्ज ऐसे ये पर सेकेंड भी होता है, आप हर्ज याद रखिएगा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का
रेसिस्टेंस, आप सब 10th में पढ़े होंगे ओम्स लॉ, पढ़े है ना, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में V इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई आर, यहीं पे R क्या है, रेसिस्टेंस है, तो R इक्वल टू क्या लिखोगे, V बाई आई। अब यहां थोड़ा सा और ध्यान देने वाली बात है, आप सब इसी 10th क्लास में इसी चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज पढ़े हैं जिसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अब ध्यान से देखिए, यही पोटेंशियल डिफरेंस है भी। इसको कैसे डिफाइन किया गया था, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। इसका अगर आप यूज कर लिए तो आप इसका आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, R इक्वल टू क्या निकल के आया, V बाई आई। V इक्वल टू क्या निकल के आया, W बाई क्यू। यहां पे आई है तो आई को लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, W बाई क्यू। अच्छा, वर्क का यूनिट क्या लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहां चार्ज है, अभी तुरंत बताए चार्ज क्या, I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू आई टी, मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड लिखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज, एम्पियर इंटू सेकेंड। अब यहां लाके रख दीजिए, तो ऊपर क्या लिखे, वर्क के जगह केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यू यानी चार्ज, चार्ज का क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एक और यहां पे करंट दिख रहा है तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे, एम्पियर। अब आप अगर इसको सॉल्व करना जानते हैं इजीली लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस केजी मीटर है, मीटर स्क्वायर, सेकेंड का नीचे ऊपर लेके जाएंगे, एक पावर माइनस घट जाएगा तो ये हो जाएगा सेकेंड का -3। नीचे 2 एम्पियर दिख रहा, ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर लगेगा -2। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब और एम्पियर का पावर -2। तो रेसिस्टेंस हो गया। सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इसका फॉर्मूला, तो फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर, ठीक है, ये भी हो गया। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जूल पर केजी पर मोल, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको हम समझा देते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ये पीवी क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क होता है, ठीक है, आप चाहो तो करके देख लेना, देखो आप बता देते हैं। वर्क को हम सब क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ऊपर नीचे अगर आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये क्या है, फोर्स, और नीचे क्या है, एरिया। फोर्स बाय एरिया को क्या लिखेंगे, प्रेशर। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एल लिख दें तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या है, वर्क है। तो इसका यूनिट हम सब क्या लिख दें, इसका लिखेंगे जूल। ये एन को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल, तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, मोल। आर का हमको चाहिए, और यहाँ टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या लेते हैं, एसआई में केल्विन। यहां से जब आप आर का यूनिट सोल्व करेंगे, आर का यूनिट सोल्व करके निकालेंगे क्या हो जाएगा, जूल पर मोल पर केल्विन, निकल के आ जाएगा इस तरह से। चलिए ये हो गया। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट ये भी समझ सकते हैं। डाइपोल क्या होता है, जब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज को, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डाइपोल, एक पॉजिटिव नेचर का एक नेगेटिव नेचर का। और जब यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू लिखते हैं, अभी के लिए सिंपल बस इतना याद रखिए कि डाइपोल मोमेंट किधर है, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ काम करता है, इसको हम P से लिखते हैं। और डाइपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो इसका यूनिट जब आप लिखिएगा
तो चार्ज के लिए हम सब यूनिट लिख देते हैं कूलम और डिस्टेंस के लिए लिख देते हैं मीटर। तो क्या हो गया, कूलम इंटू मीटर, ये हो गया। उसके बाद है स्टीफन कांस्टेंट, इसका अभी हम आपको फॉर्मूला के चक्कर में नहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा कि बता दें। चलिए बता देते हैं। ये जो एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि पावर जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और टेम्परेचर का पावर 4 के। कितना के? एरिया के और टेम्परेचर के पावर 4 के। जब यही आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, अभी इसीलिए बोलते हैं कि इस चैप्टर का एक खास बात भी है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं किसी तरह से मन दाब के हिम्मत करके, तो काफी फॉर्मूला रिवाइज हो जाता है और कुछ ना कुछ तो दिमाग में रह ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 100 फॉर्मूला अभी देखिएगा और आपके दिमाग में एक पे भी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है, रहेगा। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कांस्टेंट आता है, पावर का यूनिट वॉट, सिग्मा का यूनिट चाहिए एरिया का मीटर स्क्वायर, और यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन लिखेंगे, पावर 4 है तो पावर 4। यहां से जब आप इसका यूनिट निकालेंगे, इसका यूनिट जब आप निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, सिग्मा का, सिग्मा का यूनिट निकल के आएगा वॉट, मीटर इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, तो लिखते हैं पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन का पावर -4, यही है। उसके बाद है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको समझ लीजिए। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ने क्या बताया कि अगर कभी दो चार्ज Q1 Q2 ऐसे सेपरेट हो किसी डिस्टेंस r से, तो इसके बीच जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिर्फ अभी फॉर्मूला में जा रहा है, ज्यादा डिटेल नहीं लेके जाएंगे। यहां से जब आप एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई f इंटू r स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखो, अगर आप यहाँ पे आप यूनिट लिखो एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या लिखोगे, चार्ज का यूनिट, मतलब कूलम, ये भी चार्ज है, इसका भी कूलम, तो कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 4 पाई तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, 4 पाई का छोड़ देते हैं, फोर्स का न्यूटन, और यहाँ r डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो मीटर का स्क्वायर। इसी को हम सब ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका यहां आप यूनिट में ध्यान दीजिए, क्या लिखा हो, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। वेबर किसका यूनिट है, ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स का है। चलिए देखिए, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन करा जाता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया से, ठीक है। अभी दिमाग ज्यादा नहीं लगे, डॉट प्रोडक्ट होता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का B इंटू ए। हमको किसका चाहिए था, हमको चाहिए था परमेबिलिटी का। अब देखो B का अगर फॉर्मूला देखा जाए, एक लॉ है बायोट सेवर्ट लॉ, इसमें एक फॉर्मूला आता है B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यही आता है, ठीक है। तो यहां से B अगर हम लाके रख दे, तो देखो B की जगह पे क्या लिखे हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl, आई एल भी लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू एरिया लिख दिए। अब हमको इसका यूनिट चाहिए, किसका है, तो 5e का आया, तो अगर आप म्यू नॉट की वैल्यू लिखोगे तो क्या निकल के आएगा, 5e 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई dl साइन, ये अभी आप परेशान मत होना, इसको बस अभी मैथ्स की तरह देखना, ठीक है, और फॉर्मूला जो बता दे रहे हो दिमाग के अंदर रखना। अब इसका तो होता है वेबर, ठीक है, 4 पाई का कुछ नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, ये r स्क्वायर, r डिस्टेंस है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। नीचे आते हैं, I क्या है, करंट, तो इसका लिख देते हैं एम्पियर, dl क्या है, लेंथ, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, मीटर। साइन थीटा एक रेशियो होता है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, पिछले क्लास में बता चुके हैं। एरिया का क्या लिख देंगे, मीटर का स्क्वायर, तो मीटर का स्क्वायर कट गया। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, तो क्या निकल के आएगा, वेबर पर एम्पियर
पर मीटर। इस तरीके से निकल के आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ठीक, इसके बाद प्लांक्स कांस्टेंट, ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला है। चलो इसमें हम सिंपल सा यूज कर देते हैं। आप सब पढ़ेंगे आगे चल के, एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन जब हम सब निकालते हैं तो निकल के आता है एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू। और यहां से जब हम H का निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, E डिवाइडेड बाई न्यू। अब यहां से आसानी से समझो, E है एनर्जी तो इसका यूनिट क्या लिख देंगे, जूल। नीचे ये क्या है, न्यू, न्यू को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या लिख देंगे, पर सेकेंड। तो यहाँ लाके रख दीजिए, तो देखिए यहाँ जूल, नीचे पर सेकेंड, ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर 1 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव है, ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा तो जूल इंटू सेकेंड। ये किसका हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट। ठीक है, चलिए एक और है, उसको भी देख लेते हैं। एंट्रोपी, एंट्रोपी